दोस्तों, आज की कहानी एक रियल इंसिडेंट्स पर बेस्ड है। ये ब्रैनक फैमिली है जो अपने लिए एक नया घर पसंद करने जा रहे हैं। मिस्टर ब्रैनक की पत्नी नोरा को यह इलाका काफ़ी पसंद आ जाता है। नोरा के हस्बैंड डीन और उनके बच्चे इली और कार्टर भी एक्साइटेड थे। कुछ देर में ये सब लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। इतना आलीशान घर देखने के बाद उन्हें वो पहली नज़र में ही पसंद आ जाता है। तभी घर के फर्स्ट फ्लोर की खिड़की पर हम एक अनजान शख्स को देखते हैं जो कि कार्टर को ही घूरे जा रहा था। तभी डीन उसे बताता है कि शायद वो उनका कॉम्पिटिटर है, लेकिन ये घर उनका ही होगा। और घर के अंदर आने के बाद उन्हें कुछ गलगलाने जैसी आवाज़ें सुनाई देती है। वहाँ पर एक लेडी थी जिसका नाम था पर्ल विंसलो और उसका पगला भाई डम वेटर में घुसा हुआ था। पर्ल विंसलो ने बताती है कि वो स्थानीय संरक्षण सोसाइटी की प्रेसिडेंट है और आप ये जो डम वेटर देख रहे हैं ये राष्ट्रीय खजाना है जिसके लिए वह 14 मीटिंग्स कर चुके हैं। यहाँ पर ये लोग हैरान हो जाते हैं कि कोई डम वेटर राष्ट्रीय खजाना कैसे हो सकता है। डम वेटर तो खाना वगैरह एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर ले जाने के लिए होता है, तो ये लेडी इसे राष्ट्रीय खजाने से क्यों जोड़ रही थी। नोरा इधर घर देख रही थी। तभी उसकी मुलाकात उसके कॉलेज की फ्रेंड कैरन से हुई। कैरन उसे बताती है कि वही इस घर की सेल देख रही है। उन दोनों का इतने सालों बाद यहाँ पर मिलना कोई इत्तेफाक ही था। नोरा इतनी बड़ी आर्टिस्ट बन जाएगी ये कैरन ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। ये घर इनके परिवार को काफी पसंद आ जाता है, लेकिन इसे खरीदने के पीछे 3 और लोग थे। जो ज्यादा पैसे फेंकेगा घर उसी के नाम होगा। डीन अपनी सारी सेविंग्स एफडी वगैरह तोड़ ताड़ कर उस घर के डाउन पेमेंट पर लगा देता है ताकि घर के लिए बड़ा लोन न लगने लगे। और कुछ दिन बाद वो लोग वहाँ पर शिफ्ट हो जाते हैं। कोई अनजान शख्स दूर से ही डीन पर नजर रख रहा था। डीन के पड़ोसी भी उस घर पर हर वक्त नजर लगाए रखते थे और उनकी रईसी को देखकर चिढ़ जाते थे। इस घर में आने के बाद नोरा के आर्ट गैलरी के सेल भी काफी बढ़ चुके थे, लेकिन जैसे ही इन्होंने किचन और बेसमेंट के मार्बल वगैरह चेंज करने की बात की, इसके कुछ समय बाद ही इली को घर में पियानो की मधुर आवाज सुनाई देने लगी। वो उस ओर गई तो वहाँ पर कोई नहीं था। ये बात वो तुरंत अपने माँ को बताती है, मगर उन्होंने उस पर ज्यादा कुछ ध्यान नहीं दिया। लेकिन उसके डैड का ध्यान उसके लिपस्टिक पर जरूर गया। ना ही वो इली को लिपस्टिक खरीदने और ना ही लगाने देते थे, तो उसे ये लिपस्टिक कहाँ से मिली और वह कपड़े वगैरह ढंग से पहना करे, इस पर भी वो काफ़ी सख्ती बरतते थे। यही वजह थी कि उसका कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं था और ज़्यादा कोई फ्रेंड भी नहीं थे। इसके अगले दिन उन्हें लेटर बॉक्स में एक लेटर मिला जिस पे टाइप करके लिखा था कि इस मकान में आए मेरे नए पड़ोसी, मुझे अपनी स्वागत करने का मौका दे। आपका ये नया घर मेरे परिवार के लिए मुद्दतों से अहम रहा है। अब इस घर की 100वीं सालगिरह आ रही है, तो इसकी देखरेख की जिम्मेदारी मेरी है। किसी ने 1920 में इस पर नजर रखा तो किसी ने 1960 में, और अब यह काम मेरा है। क्या आप जानते हैं कि इस घर की दीवारों के बीच में क्या दफन है? आपको इस घर का इतिहास नहीं पता। पता नहीं कौन सी चीज़ आपके परिवार को इस घर की तरफ खींच कर लाई। आपके घर पर कॉन्ट्रैक्टर्स का जमावड़ा अभी भी दिख रहा है। क्यों आज तक इस बेसमेंट को वैसे ही छोड़ा गया? आप सच्चाई से अनजान है तो उसे मत छेड़े, वरना अभी डर नहीं सता रहा तो जल्द ही सताएगा। आपके 2 क्यूट से बच्चे हैं, मैंने उन्हें देखा है। उनकी भलाई के लिए आपको इस घर को भरना होगा एक जवान खून से। आपके घर के बाहर से रोज सैकड़ों लोग गुजरते हैं, मैं उन्हीं में से एक हूँ। लिखने वाला द वॉचर। मिस्टर एंड मिसेस ब्रैनक तुरंत इसकी रिपोर्ट कराने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंचे। वो मिस्टर चेम्बरलैंड से मिलकर उन्हें अपनी परेशानी बताते हैं। सब कुछ परखने के बाद चेम्बरलैंड को लगा कि उनके साथ कोई प्रैंक कर रहा है। जिस सोसाइटी में इन्होंने घर खरीदा है वहाँ से तो बिल्कुल कंप्लेंट नहीं आती। सालों पहले तो बच्चों के गायब होने की घटना घटी थी, जो कि बहुत पुरानी बात है। वैसे वहाँ पर एक पागल सा 1.5 आदमी रहता है। वो कभी कभी किसी के घर में घुस जाता है, जैसे वो आज सुबह ही इनके घर में घुस गया था, जिसे एकदम से देखकर डीन बहुत ज्यादा डर गए। जास्पर इस तरह की छोटी मोटी कंप्लेंट्स आती रहती है, मगर डीन अपने बच्चों की सेफ्टी को लेकर काफी सीरियस थे। तो चेम्बरलैंड ने इस लेटर का डीएनए टेस्ट कराने का फैसला किया, मगर इस प्रोसेस में 1 महीना लगेगा। पुलिस स्टेशन से घर आने के बाद इनके साथ एक और घटना घटी। कार्टर यूं ही मजे मजे में फैरेट और डम वेटर से खेल रहा था। जैसे ही डम वेटर का दरवाजा खुला, जास्पर ने उसे डरा दिया। पता नहीं वो कैसे वहाँ पर घुस गया था, जबकि इनके सारे दरवाजे खिड़कियाँ लॉक थे। डीन घसीटकर उसे बाहर ले गए और उसकी बहन पर्ल को चेतावनी दी कि दोबारा यह पागल उनके घर में दिखा तो वो उसका टकला फोड़ देंगे। पर्ल उन्हें बताती है कि घर के पिछले मालिक जो थे वो जास्पर को डम वेटर में खेलने देते थे। डीन गुस्से में बोल पड़ा कि वो उस डम वेटर को ही निकाल फेंकेगा।
पर उसे चेतावनी देने लगी कि ऐसी गलती मत करना। पर ऐसे बात करने लगी जैसे कि वो घर उसी का हो। ये पेड़ 20 का हो गया, वो 24 का होने वाला है। ये पेड़ हमसे बातें करते हैं। डीन उसे कहता है कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, यहाँ पर जो मर्जी मैं करूँगा, पूरे पेड़ पौधे सब साफ कर दूंगा। पर्ल उसे धमकी देने लगी कि ना ही वो डम्बोटर को निकलवाने देगी और ना ही उन पेड़ों को कुछ होने देगी। ये मुद्दा वो प्रिजर्वेशन सोसाइटी के सामने उठाएगी और जाने से पहले कहती गई कि मैं तुम लोगों पर नजर रखूंगी। पर्ल यहाँ से गई ही थी कि उनके ग्राउंड में एक और मोहतरमा आ जाती है। डीन का माथा सरक जाता है कि लोग उसके परमिशन के बिना उसकी प्रॉपर्टी में कैसे घुसे जा रहे हैं। उस लेडी का नाम था मॉरिन और उसके पति का नाम था विच। उनका घर इनकी साइड में था और वो यहाँ फूल तोड़ने आई है और वो ऐसा 20 सालों से कर रही है। उसी ने इन फूलों को बोया है। डीन उन्हें वार्न करने लगा कि वो सिर्फ अपनी तरफ का फूल तोड़ ले, तो वो भड़क जाती है कि उसी ने उन फूलों को बोया है। तो डीन उससे पूछता है कि आप किस साइड से अंदर आई है। मॉरिन ने उसे बताया कि झाड़ियों के पास बाउंड्री टूटी हुई है। तो डीन ने उसे चेतावनी दे दी कि बिना परमिशन के वो अंदर आया ना करे। और जाते जाते मॉरिन भी उसे धमका के गई, ऐसे तो नहीं चलेगा और वो अब बच के रहे क्योंकि अब उस पर नजर रखी जाएगी। डीन सोच में पड़ जाता है कि इस घर को खरीद कर कहीं उसने गलती तो नहीं कर दी। और फिर ये हर दरवाजे पर अलार्म और घर के चप्पे चप्पे पर कैमरास बिठाना चाहते थे। डीन उस लड़के को काम बताकर ऑफिस चले जाते हैं। उस लड़के का नाम डकोटा था। उस वक्त इली वही स्विमिंग कर रही थी और डकोटा उससे बात करने का मौका बनाने लगा और इली उसे एक प्यारी सी स्माइल देकर वहां से चली गई। अब रात को हम एक अनजान औरत को देखते हैं जो डीन के घर की तरफ एकटक देखे जा रही थी। ये सब लोग सो रहे थे तो उनका फैरेट पिंजरे से बाहर निकल आता है और उनके घर में कोई था जिसने फैरेट को दबोच लिया और सुबह कार्टर को उसकी लाश मिली और पूरे घर में हंगामा मच गया। पुलिस तुरंत पहुंच गई। छानबीन करने पर घर में घुसने का कोई सबूत नहीं मिला। सारी खिड़कियां और दरवाजे लॉक थे। डिटेक्टिव चेम्बरलैंड को लग रहा था कि उनका फैरेट दीवार से टकराया होगा। ये सुन के डीन का माथा गर्म हो गया कि वो करे तो करे क्या। ऊपर से उनकी लड़की उन्हें काफी परेशान कर रही थी। जब से डिकोटा उनके घर में काम करने आ रहा था, इली का पहराव वगैरह सब चेंज हो गया था। इधर मॉरिन और मिच कैमरा देखकर गालियां दबोच रहे थे। ये डीन की अपनी प्रॉपर्टी थी तो इन्हें क्यों तकलीफ हो रही थी, ये बात समझ के परे थी। और रात को यहाँ पर कैरन भी दिखी जो एक नज़र घर को देखकर चली गई, जिससे देखो सब उसी घर पर नज़र बनाए हुए थे। अगली सुबह डीन पेपर लेने आया और साथ में लेटर बॉक्स भी चेक किया। उसमें 2-3 लेटर थे जिसमें से एक लेटर द वॉचर का भी था जिसमें लिखा था, मैं हूँ द वॉचर। क्या आपने इस घर के रहस्य के बारे में पता किया? मैं इस घर पर पिछले 20 सालों से नजर रख रहा हूँ। इस बीच 3 फैमिलीज इस घर में रहने आई और मेरे कहने पर घर बेचकर चली भी गई, मगर आप खास हो। जवान खून की किलकारियाँ इस घर में गूंज रही है। आपकी बेटी पियानो अच्छा बजाती है। कहाँ सोती है वो? क्या वो बेसमेंट में जाती है? अगर हाँ तो इससे मेरा काम आसान हो जाएगा। डीन समझ गया था कि जब तक कैमरा न लग जाते यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। वैसे भी घर का रिनोवेशन 1 हफ्ते तक चल रहा हो, इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि तब तक वो होटल में रहेंगे। डीन नोरा और बच्चों को होटल छोड़कर घर वापस आ जाता है। आधी रात को जब वो नींद में होता है कोई डोरबेल बजा देता है। वो बाहर आकर देखता है तो वहाँ कोई नहीं था। दूर से ही कोई डीन पर नजर रख रहा था। घर के अंदर आते ही उसे पियानो की धुन सुनाई देने लगी। डीन उस तरफ जाता है तो उस तक पता चलता है कि उसके अलार्म का जो ब्लूटूथ सिस्टम था उसमें पियानो का म्यूजिक बज रहा था। तभी उसे पीछे से कोई भागता हुआ दिखा, लेकिन डीन उसे नहीं देख पाया। होटल में कोई नोरा को फोन कर कर गहरी गहरी सांसें ले रहा था। इससे नोरा काफी डर जाती है। उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था आखिर ये कौन है और उसे ये भी पता है कि वो लोग किस कमरे में रुके हुए हैं। रिसेप्शनिस्ट से पूछने से पता चला कि कोई शख्स था जो कॉल करके फोन को रूम नंबर 5 के फोन से कनेक्ट करने को कह रहा था। इन सब चीजों से तंग आकर डीन एक प्राइवेट डिटेक्टिव को हायर कर देता है जिसका नाम था थियोडोरा बर्ज। सारा कुछ डिटेल में जानने के बाद बर्ज उस द वॉचर को ढूंढने में लग जाती है। दूसरी तरफ नोरा अपनी फ्रेंड कैरन से मिलकर उसे सारी बातें बता देती है। कैरन उसे यहाँ पर उस पहले लेटर के बारे में पूछती है, मतलब वो लेटर पढ़ने के बाद उसके मन में पहला ख्याल क्या आया। और नोरा कहती है कि मेरे मन में पहला ख्याल यही आया कि उसे वो घर बेच देना चाहिए। यहाँ कैरन उसके मुंह से यही उगलवाना चाहती थी और वो उसे कहती है कि तुम घर को जल्द से जल्द बेच दो। घर बेचने के लिए कैरन उसका ब्रोकर बन जाएगी और 1 हफ्ते के अंदर चुटकियों में घर को भिजवा देगी, मगर उन्हें उस घर की कीमत $5 लाख कम करनी होगी, यानी कि घाटे का सौदा। तो कह सकते हैं कि इससे फायदा सिर्फ कैरन को ही होगा। यहाँ पर अब हमें ये लगने लगता है कि कैरन ही शायद द वॉचर है।
उधर इली को अपने पेरेंट्स की परेशानी का कुछ लेना देना नहीं था। वो डकोस्टा के साथ मस्त मौज कर रही थी। अगली सुबह डीन अपने प्राइवेट डिटेक्टिव बर्ज से मिलते हैं। बर्ज ने घर के पिछले मालिक के बारे में पता लगा लिया था और डीन के साथ उसकी मीटिंग भी फिक्स कर दी थी। उसका नाम एंड्रयू था। एंड्रयू डीन की मदद करना चाहता था क्योंकि जब वो उस घर को लेकर परेशान था तब उसकी मदद किसी ने नहीं की थी। ये बात थी 2014 की। उस समय मार्केट क्रैश के बाद प्रॉपर्टी के रेट में गिरावट आई थी। एंड्रयू और उसकी बीवी रोज इस घर को पाकर बहुत खुश थे। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये आलीशान घर उन्हें इतनी कम कीमत में मिला था। एंड्रयू टैलेंट एजेंट था। घर खरीदने के तुरंत बाद ही उसे एंड्रयू गारफील्ड और रॉजमंड पाइक ने हायर कर लिया। दोनों मियाँ बीवी और उनका 3 साल का बेटा वहाँ पर बहुत खुश थे। फिर वहीं से मुसीबतें स्टार्ट होने लगी। घर के पीछे रहने वाले वो अजीब से कपल मिच और मॉरिन उनके घर अक्सर आने जाने लगे। पूरा दिन एंड्रयू काम पर रहता था। इस बीच उन दोनों ने रोज के साथ पता नहीं क्या किया। वो बहुत चिड़चिड़ी सी रहने लगी। रात में उसे म्यूजिक सुनाई देने लगी। अजीब सी चीजें दिखाई देने लगी। वो हर दूसरे दिन पुलिस को बुलवाते और छानबीन करवाते, मगर इससे कुछ हाथ नहीं लगता। घर में रोज झगड़े शुरू होने लगे। टेंशन की वजह से एंड्रयू सही से काम भी नहीं कर पा रहा था, इसीलिए उसे काम से भी निकाल दिया गया। इनकी हालत और भी खराब हो गई। एक दिन सोते समय उसके बेटे ने उसे बताया कि वो मॉरिन आंटी के घर गया था, जहाँ पर उसने कुछ लोगों को देखा जो लाल कपड़े पहनकर सर्कल में खड़े थे। सामने टेबल पर एक बच्चा था जिसका गला काटकर वो खून पी रहे थे। एंड्रयू को लगा कि उसका बेटा बहुत छोटा है, ऐसे ही कुछ देख लिया होगा। लेकिन अगले दिन पेपर में खबर छपी कि उनके एरिया में 3 महीने का बच्चा गायब था। फिर उसकी रातों की नींद उड़ गई। वो डिप्रेस रहने लगा। उसने उन दोनों से दूरी बना ली। ये बात उसने पुलिस को भी बताया, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हुई। फिर एक दिन उसे एक धमकी भरा लेटर मिला द वॉचर के नाम से, जिसमें लिखा था कि अपने बच्चे की कुर्बानी दोगे या बीवी की। धीरे धीरे लेटरों की तादाद बढ़ती गई। डीन ने उन लेटर्स को चेक किया था। ठीक उसी प्रकार के लेटर्स उसे भी आ रहे थे। फिर एक दिन तो हद ही हो गई। उसके बेटे की उंगली कट गई थी। रोज बैंडेज वगैरह लेने गई। वापस आकर देखी कि मॉरिन उसकी उंगली पर लगे खून को चूस रही थी। वो लोग बहुत शॉक हो गए क्योंकि पूरा घर लॉक था, तो मॉरिन वहाँ पर कहाँ से आई थी। उसके बाद उन लोगों ने उसी रात उस घर को छोड़ दिया, हमेशा के लिए। रेंट पर एक छोटा सा घर लेकर रहने लगे। लेकिन उसकी वाइफ डिप्रेशन से कभी बाहर निकल ही नहीं पाई। इसके बाद ऐसा कुछ हुआ जिसके बारे में उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। रोज पंखे से लटक गई। वो घर मनोहर से जितना जल्दी हो सके वहाँ से निकल जाओ। ये सब सुनकर डीन बहुत परेशान हो जाता है। अगली सुबह घर में कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो गया। पर्ल ने तुरंत इमरजेंसी कॉल किया कि वो सब लोग तोड़ रहे हैं। वहाँ पर मिसेस मॉरिन भी लड़ने के लिए आई। मॉरिन चाहती थी कि उस घर में कोई भी चेंजेस नहीं हो। डीन ने उन्हें साफ लहजे में समझाया कि ये घर उसका है और वो चाहे जो भी इस घर के साथ कर सकता है। तुम्हें जो उखाड़ना है उखाड़ लो, मैं तुम पर नजर रखूंगी। मॉरिन ये धमकी देकर चली गई। उधर डीन थोड़ी देर से ऑफिस पहुंचा तो उसे पता चला कि जो पार्टनरशिप उसे मिलनी थी वो किसी नए लड़के को मिल गई। इसी पार्टनरशिप के भरोसे पर डीन ने $3 मिलियन का घर खरीदा था और अब वो टेंशन में आ जाता है कि वो कैसे इस घर की किस्तें चुकाएगा। फैमिली से मिलने की बजाय फोन पर ही उनकी खबर लेकर सो गया। आधी रात को हम वॉचर को देखते हैं जो डीन के घर पर ही नजर रख रहा था। तभी 2 गोलियां चलने की आवाज आई। डीन तुरंत उठ गया। सुबह पता चला कि मिच और मॉरिन ने अपने आप को गोली मार दी। उनका बेटा डीन पर काफी भड़का हुआ था क्योंकि उनके आखिरी लेटर में डीन से लड़ाई का जिक्र था। वो सीधे सीधे डीन पर इल्जाम लगा रहा था। रात को डिनर करके नोरा बच्चों को लेकर होटल चली गई, लेकिन टेंशन के मारे डीन को नींद नहीं आ रही थी कि तभी सिक्योरिटी अलार्म बजने लगा। वो बैट लेकर उस आदमी को घर में ढूंढने लगा। खिड़की से बाहर देखा तो रोड पर जैस्पर खड़ा होकर मुस्कुरा रहा था और डीन को घर में कुछ नहीं मिलता। वो परेशान हो जाता है। अगली सुबह डिटेक्टिव बर्ज डीन के केस में जानकारी जुटाने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंची। चेम्बरलैंड ने उस घर के रिलेटेड जितने भी दस्तावेज थे उसके हवाले कर दिए। बर्ज उन पेपर्स को खंगालने में जुट गई। दूसरी तरफ नोरा अपने फ्रेंड कैरन के साथ टेनिस खेलने गई थी। जैसे ही मौका मिला कैरन उसे उस लेटर्स के बारे में पूछने लगी। नोरा ने बताया कि फिलहाल के लिए तो वो लेटर्स आने बंद हो गए हैं, शायद उनके साथ कोई प्रैंक कर रहा था। और कैरन बातें बनाने लगी कि ये कोई मजाक थोड़ी है। आधी रात को उसे कोई फोन करके डराता है, उसके बच्चों को मारने की धमकी देता है। कैरन को डर है कि कहीं वो शख्स होटल में ही उसकी जान न ले ले, इसलिए उनका घर को बेचना ही सही रहेगा। अगले ही पल वो उसे दूसरा घर दिखाने के लिए ले जाती है कि ये सिर्फ $2 मिलियन का है, इसमें उनके पैसे भी बच जाएंगे।
कैरन नोरा को और डरा रही थी ताकि उसका काम आसान हो जाए। दूसरी तरफ डीन घर आकर नोरा को चारों तरफ ढूंढ रहे थे क्योंकि वो लोग होटल से घर आए थे। एली अपने कमरे को लॉक करके अंदर थी, जिस पर उसके डैड गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने बताया था कि एली कभी कमरा लॉक न करे। उसने बताया कि उसकी मॉम टेनिस खेलने गई है और इतना समझाने के बावजूद उनके मुंह पर दरवाज़ा लॉक करके चली जाती है क्योंकि उसके कमरे में डकोटा था। इधर डीन किचन में कुछ नाश्ता वगैरह करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर एक शख्स पहले से सैंडविच बना रहा था। डीन ने हैरानी से उससे पूछा कि आप कौन हैं और मेरे घर में क्या कर रहे हैं। उसका नाम जॉन है और वो एक बिल्डिंग इंस्पेक्टर है और वो आगे बताता है कि वो उनके कंस्ट्रक्शन का काम जांचने आए हैं और मिसेस नोरा ने उन्हें किचन से कुछ भी खाने पीने की परमिशन दी थी। इन्हीं बातों के बीच में जॉन डीन को उसकी बेटी के बारे में बताने लगा कि उसने कुछ देर पहले उसे एक अफ्रीकन लड़के के साथ में देखा जो इसी एरिया में कैमरे वगैरह लगाने का काम करता है। उसकी भी एक ऐसी बेटी थी जो हाथ से निकल गई थी और जॉन को और उसकी फैमिली को उसकी वजह से बहुत परेशानी झेलनी पड़ी, इसलिए वो डीन को खबरदार कर दिए। पहले तो डीन को उसकी बातें सुनकर बहुत गुस्सा आया, फिर अगले पल सॉल्यूशन पूछने लगे कि उन्होंने अपनी बेटी को कैसे काबू किया। तो उसने बताया कि यहीं पर कुछ दूरी पर एक चर्च है, वहीं पर जाकर वो प्रार्थना किया करता था। फिर हो गया जो होना था। उसके बाद डीन भागा भागा अपने कॉन्ट्रैक्टर के पास गया और बताया कि उनका बिल्डिंग इंस्पेक्टर बड़ा बदतमीज आदमी है। वो उनके घर में घुसकर ताक झांक रहा था। ये सब सुनकर कॉन्ट्रैक्टर को बहुत ताज्जुब हुआ क्योंकि वेस्टफील्ड में सिर्फ 2 बिल्डिंग इंस्पेक्टर है और उनमें किसी का भी नाम जॉन नहीं है और वो साइट पर काम खत्म होने के बाद आते हैं। मतलब जो आदमी घर में घुसा था वो डीन को बेवकूफ़ बना गया। उसी रात डीन एक और करिश्मा देखता है। मिच और मॉरिन बैग लेकर कहीं से आ रहे थे, लेकिन उन दोनों ने तो अपने आप को गोली मार दी थी। आखिर ये माजरा क्या था? क्या डीन और नोरा अंत में तंग आकर घर छोड़ देंगे? कौन है ये द वॉचर जो इन्हें परेशान कर रहा है? ये हम जानेंगे अगले पार्ट में। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।